गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न यानी कि ग्राहम का विसरण का नियम, जिसमें पहले आपको विसरण क्या होता है यानी कि डिफ्यूज़न क्या होता है, निसरण क्या होता है यानी कि इफ्यूज़न क्या होता है, उसके बाद ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का जो मेन पार्ट था वो आपको एक्सप्लेन किया गया था। आज के एक्सप्लेनेशन को हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में, और आगे के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न से जुड़े हुए वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न कहता क्या है? कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। यानी कि निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस की विसरण की दर उसके वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर जैसे आर जो आप देख रहे हैं, रिलेशन क्या मिला, आर इज डायरेक्टली आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी। आर जो है वो अंडर रूट डी के व्युत्क्रमानुपाती है, जहाँ पर आर जो होता है वो आपकी विसरण की दर है, डी जो है आपका ये आपका वेपर डेंसिटी यानी कि वाष्प का घनत्व है, और ये है इसका वर्गमूल। यहाँ पर हमने दो विभिन्न गैसों के लिए जो दर थी वो R1 और R2 मानी थी, तो उनकी जो विसरण की दर थी वो D1 और D2 हो जाएगी। तो उन दोनों में आपस में संबंध मैंने आपको निकाल के बताया था कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में D2 अपॉन D1 के लिए। लेकिन इस स्थिति में टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि ताप एवं दाब क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट रहने चाहिए। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आपने वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व का फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको, m अपॉन डी यानी कि मॉलिकुलर मास अपॉन 2। मॉलिकुलर मास का मतलब अणुभार अपॉन 2। तो अगर हम d की जगह पर m अपॉन 2 कर दें, ध्यान से देखिएगा, आपने ये पढ़ा हुआ है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम D की जगह पर क्या रखेंगे? m अपॉन 2 रखेंगे। तो D2 की जगह क्या हो जाएगा? m2 अपॉन 2, और D1 की जगह क्या हो जाएगा? m1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट में m2 अपॉन m1। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ये सारे आपके फॉर्मूलाज हैं, सारे आपके लॉज हैं जो आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं। यहाँ पर भी टेम्परेचर और प्रेशर अभी भी क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि दाब एवं ताप क्या है हमारे? स्थिर। इसके बाद अब कह रहे हैं इफ डिफ्यूजन अकर्स एट डिफरेंट प्रेशर P1 एंड P2। मान लीजिए कि हमने हमारे दाब को क्या कर दिया, दाब में परिवर्तन किया, और अब जो डिफ्यूजन है वो अलग अलग प्रेशर पे हो रहा है। मानिए कि एक गैस के लिए प्रेशर है P1 और दूसरी गैस के लिए जो प्रेशर है, जो दाब है वो है P2। तो उस अवस्था में क्या होगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में D2 अपॉन D1, और साथ में इनटू में आ जाएगा P1 अपॉन P2। ये P1 अपॉन P2 अंडर रूट में नहीं है, यानी कि उनके दाब से उनमें क्या कर देना है? हमें गुणा कर देना है, तो हमारा जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन कब? जब जो आपकी विसरण है, जो आपका डिफ्यूज़न है, वो अलग अलग प्रेशर P1 और P2 पर हो रहा हो। इसी तरह से अगर m के पद में लिखना है हमें, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में M2 अपॉन M1 इंटू P1 अपॉन P2। M2 M1 कहाँ से आया? ये अभी आपको बताया गया है कि डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है, उसको आप क्या लिख सकते हो? D इज इक्वल टू लिख सकते हो आप M अपॉन 2। तो इसी तरह से D1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 अपॉन 2, और D2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 अपॉन 2। तो D1 और D2 की जगह जब आप M1 अपॉन 2 और M2 अपॉन 2 रखेंगे, तो 2 से 2 कट गया आपका, और बचा क्या? M2 अपॉन M1। तो यहाँ से ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 अंडर रूट में इंटू P1 अपॉन P2। लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या है हमारा? कांस्टेंट, यानी कि स्थिर है। तो दूसरा फॉर्मूला हमें ये मिल जाता है, सॉरी तीसरा। पहला हो गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 अंडर रूट में, दूसरा हो गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट में M2 अपॉन M1, और तीसरा कि अगर आपका जो विसरण है, जो आपका डिफ्यूजन है, अलग अलग प्रेशर पे हो रहा है, तो P1 अपॉन P2 से क्या कर देना है? इनटू कर देना है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कह रहे हैं कि जो R होता है, जो विसरण की जो दर है, उसको उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला होता है V अपॉन टी। V यहाँ पर होगा वॉल्यूम डिफ्यूज्ड इन टाइम टी, यानी कि टी समय पर, माना कि कुछ समय विसरण आपका स्टार्ट हुआ, आपका डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के कुछ समय बाद, कुछ समय कितना?
टी समय बाद, यहाँ पर देखिए टी टाइम लिया है इन्होंने, तो कह रहे हैं टी समय बाद माना कि वी वॉल्यूम जो है वो डिफ्यूज़ हो गई, वी आयतन जो है वो विसरित हो गया। तो उस अवस्था में जो दर होगी वो कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकाला जाता है भाई, जितना वर्क हुआ अपॉन में टाइम टेकन, जितना काम किया और जितना समय लगा उनको अपॉन करके। तो यहाँ पर जो आर है, जो दर है, वो हो जाएगी आयतन बटे समय, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टी। अब हमें पता है अगर दो गैसें हैं तो R1 और R2 उनके विसरण की दर होगी, तो R1 का मान हो जाएगा V1 अपॉन T1 और R2 का मान हो जाएगा V2 अपॉन T2। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम अपने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में रखें तो R1 की जगह देखिए क्या आ गया, V1 अपॉन T1 और R2 की जगह V2 अपॉन T2। मैं आपके सामने मेन लॉ लिख देता हूँ। ये देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट में D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट में M2 अपॉन M1। लेकिन अब हम क्या करें, जो दर होती है वो दरअसल क्या होती है, आयतन बटे समय। तो दर की जगह यहाँ पर रेट की जगह हमने लिख दिया वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो R1 की जगह हो जाएगा V1 अपॉन T1, R2 की जगह V2 अपॉन T2। उस अवस्था में V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में D2 अपॉन D1, या फिर V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में M2 अपॉन M1। M जो है वो अणुभार है आपका, या मॉलिक्यूलर वेट है, D जो है वाष्प घनत्व है, V जो है वो आयतन है और T जो है वो समय है। अब V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 को हमें सॉल्व करना आता है, इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है V1 अपॉन T1 और होल अपॉन V2 अपॉन T2, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो T2 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो V2 है वो T1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1 इज इक्वल टू अंडर रूट में D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट में M2 अपॉन M1। तो आप इन फॉर्मूलाज को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो आपका आयतन होता है, जो वॉल्यूम होती है, वो आपके नंबर ऑफ मोल यानी कि गैस के मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। भाई जितने उसमें मोल होंगे उसी पर उसका आयतन क्या होगा, निर्भर करेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, N के। हमारे पास यहाँ पर दो वॉल्यूम है V1 और V2, तो V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N1 के, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N2 के। तो उस अवस्था में यहाँ पर जो V1 अपॉन V2 लिखा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 अपॉन N2 के। तो कुछ नहीं करना है, V1 अपॉन V2 की जगह उठा करके क्या रख देना है, N1 अपॉन N2। यहाँ V1 अपॉन V2 की जगह देखिए क्या आ गया, N1 अपॉन N2 आ गया। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N1 अपॉन N2 इंटू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट में D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट में M2 अपॉन M1। तो ये आपको जो अलग अलग लेवल पर इस तरह से जो फॉर्मूले मिल रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि क्या आपकी कंडीशन वहाँ पर गिवन है। मान लीजिए अगर आपको मोलों की संख्या दी है, समय दिया है और आपसे वाष्प घनत्व पूछ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको आयतन दिया है तो आप इससे पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको दर दी है सीधे सीधे, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न दिया है, तो आप सबसे पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपको गिवन जब आप लिखते हैं, जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर न्यूमेरिकल में होगा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में, कि पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला जो है चूज़ करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को अब आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद जो आपके लॉज आपने पढ़े, जो गैस के नियम आपने पढ़े हैं, उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो कल के कॉन्सेप्ट में आपने जो ग्राम लॉ पढ़ा था, ग्राम लॉ में आपने पढ़ा था कि किसी भी गैस के लिए निश्चित ताप व दाब पर उस गैस की विसरण की दर उसके वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रिलेशन निकल के आया था R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट D। फिर अगर हमारी दो गैसें हों तो उनकी जो दर होगी विसरण की वो R1 व R2 हो जाएगी और उनका जो वाष्प घनत्व है वो हो जाएगा D1 और D2। और ग्राम के नियम के अनुसार R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल टू आपने पढ़ा था अंडर रूट में D2 अपॉन D1 के। आज के कॉन्सेप्ट में हमने समझना है कि जो D होता है, जो वाष्प घनत्व होता है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अणुभार बटे 2। अणुभार को दर्शाते हैं M से, तो हम D को दर्शा सकते हैं M/2 से। तो उस अवस्था में D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा M1 अपॉन 2 और D2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 अपॉन 2। तो अब D2 अपॉन D1 की जगह M2 अपॉन 2
होल अपॉन m1 अपॉन m2 जब आप रखेंगे तो आपको नया फॉर्मूला मिल गया r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट में m2 अपॉन m1। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो जाता है और एक फॉर्मूला आपका ये हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि अगर हमारी जो गैसें हैं उनका जो विसरण हो रहा है वो भिन्न भिन्न दाब पर हो रहा है, यानी कि P1 और P2 पर हो रहा है, तो उस अवस्था में आपको करना क्या है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 में उनके प्रेशर से यानी उनके दाब से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, इंटू P1 अपॉन P2 आपको और कर देना है। लेकिन ये कब करेंगे? जब आपका जो विसरण है वो भिन्न भिन्न दाब पर हो रहा हो। इससे पहले जो हमने यहाँ पर देखिए पढ़ा था उसमें कह रहा था कि ताप और दाब वो दोनों क्या हैं, स्थिर हैं। लेकिन अब दाब स्थिर नहीं रहेगा, दाब को हमने क्या कर दिया, P1 और P2 कर दिया। उस अवस्था में R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में D2 अपॉन D1 इंटू P1 अपॉन P2, या फिर D2 अपॉन D1 की जगह अगर आप M2 अपॉन M1 रखते हैं तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में M2 अपॉन M1 इंटू में P1 अपॉन P2। लेकिन ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये आपको प्रेशर के टर्म्स में भी आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे विसरण की दर है। दर कैसे निकालते हैं? तो विसरण की दर का मतलब होगा कि गैस का जितना आयतन T समय में विसरित हो जाए। तो माना कि यहाँ पर जो गैस है उसका V आयतन, ये V जो है ये आयतन है गैस का, V आयतन जो है वो T समय में क्या हो रहा है, विसरित हो रहा है। उस अवस्था में R बराबर सूत्र क्या बनेगा, V अपॉन T, आयतन बटे समय। तो R बराबर आयतन बटे समय हो गया, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1, R2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 अपॉन T2। इस अवस्था में R1 और R2 की जगह पर V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 अगर हम यहाँ रखें, देखिए ये जो R1 अपॉन R2 है यहाँ पर हमने क्या रख दिया, V1 अपॉन T1 होल अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट में D2 अपॉन D1 या फिर अंडर रूट में M2 अपॉन M1। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, जिस फॉर्मूले को चाहे आप उन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल रख सकते हैं। तो अब इस समीकरण को जब आप हल करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे, तो V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 में यहाँ इस तरह से ये सॉल्व होता है। जो सबसे नीचे लिखा होता है वो सबसे ऊपर गुणे में चला जाता है और यहाँ पर V2 जो है वो T1 के साथ गुणे में चला जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट में D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट में M2 अपॉन M1। ये हमें एक नया फॉर्मूला जो है वो प्राप्त हो जाता है जब हम विसरण की दर की जगह पर आयतन बटे समय का मान रखते हैं। यानी कि अगर आपके फॉर्मूले में, आपके क्वेश्चन में जो भी आपको प्रश्न दिया होगा, न्यूमेरिकल प्रश्न, उसमें दर की जगह पर आयतन या समय दिया हो तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा आयतन होता है, किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो उसके मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे आप गैस के मोलों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर ऐसा है, V अगर N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V1 क्या हो जाएगा, N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वहीं पर V2 जो है वो N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यहाँ पर V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 अपॉन N2 के, जहाँ पर N क्या होगा, N होगा आपके गैसों के मोलों की संख्या। तो अब V1 अपॉन V2 की जगह हम यहाँ पर क्या रख दें, N1 अपॉन N2 रख दें। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो ये हमने V1 को N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिया, V2 को N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिया। तो V1 अपॉन V2 की जगह N1 अपॉन N2 रखने पर फॉर्मूला बन जाएगा N1 अपॉन N2 इंटू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट में D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट में M2 अपॉन M1। और ये हमें गैस के मोलों की संख्या के क्रम में क्या मिल जाता है, हमारा अगला फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये था हमारा ग्राहम का डिफ्यूज़न लॉ, यानी कि ग्राहम का विसरण का नियम, जिसमें ग्राहम के विसरण की दर जो है वो आपने उसके अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती दिखा दी, आपने उसके वाष्प घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती दिखा दी, आपने जो उसका दर थी उसको आयतन बटे समय के रूप में दिखा दिया, आपने मोलों की संख्या के रूप में दिखा दिया। तो इस तरह से 4 से 5 फॉर्मूला आपके सामने तैयार हो जाते हैं। अब हमें सीखना है कि ये जो हमारे लॉज हैं इनको हम अपने कॉन्सेप्ट में, अपने न्यूमेरिकल्स में किस तरह से यूज़ करें। उससे पहले ये जो आपने विसरण का नियम पढ़ा है उसके अनुप्रयोग देख लीजिए, उसके उपयोग देख लीजिए। हमारी डेली लाइफ में इसके क्या यूज़ है। सबसे पहला यूज़
गैसीय मिश्रणों से गैसों के पृथक्करण में। दो गैसों का मिश्रण दिया हुआ है, दो गैसों का मिक्सचर दिया हुआ है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डिफ्यूज़न के रेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि दो गैसें हैं, उनका डिफ्यूज़न रेट अलग अलग है, उनके विसरण की दर अलग अलग है, तो हम उसी के हिसाब से प्रेशर और टेम्परेचर को रखकर, यानी दाब व ताप को रखकर, हम अपनी दोनों गैसों को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गैसों के अणुभार निर्धारण में, गैसों का अणुभार अगर निकालना हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट में M2/M1। यहाँ से आप अणुभार भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट में D2/D1। तो इस फॉर्मूले से आप गैसों का वाष्प घनत्व यानी कि वेपर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा खदानों में मार्श गैस की उपस्थिति का पता लगाने में, जब आपकी जो खानें होती हैं खोदी जाती हैं, यानी कि जब माइंस वगैरह कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं, तो उस कंडीशन में उन माइंस में कहीं पर मार्श गैस तो नहीं प्रेजेंट है, ये फाइंड करने में भी हम डिफ्यूज़न लॉ का यूज़ करते हैं, यानी कि विसरण के नियम का उपयोग करते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। जो भी आपने जो लॉस पढ़े हुए हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम इत्यादि, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। जैसे यहाँ पर सबसे पहला न्यूमेरिकल दिया है 700 मिलीमीटर दाब पर, यानी 700 mm प्रेशर पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है, यानी कि हमें प्रेशर दिया और वॉल्यूम दिया। तो देखिए हमने गिवन में लिख लिया P1 बराबर 700 मिलीमीटर, V1 बराबर 200 मिलीलीटर। तो कह रहे हैं किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी कि किस प्रेशर पर जो वॉल्यूम है सेम गैस का वो कितना हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा, यदि ताप स्थिर है। तो चले जाइए तुरंत, ताप स्थिर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए था, और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन कौन सा नियम होता है, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता था, बॉयल का नियम ये तो कहता था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। और जो फॉर्मूला हमें मिलता था वो मिलता था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो जब हमने यहाँ पर गिवन लिखा, गिवन में P1 700 ml था, V1 200 ml था, P2 पता नहीं था क्योंकि हमें प्रेशर निकालना था, और V2 दे दिया गया था 400 ml। तो P1V1 P2V2 से फॉर्मूला कौन सा मैच करता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, तो P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, P2 निकालना है। तो P2 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P2 इज इक्वल टू बन जाएगा P1 इंटू V1/V2। अब वैल्यू रख दीजिए, P1 की वैल्यू 700, V1 की 200, V2 की 400। सबको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, और फिर 2 से 700 को कट किया तो आ गया 350 मिलीमीटर, यानी कि प्रेशर कितना हो जाएगा, 350 mm। एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए। एक गैस का ताप T केल्विन है, एक गैस है उसका ताप कितना है, टेम्परेचर है T केल्विन। तो पूछ रहे हैं किस ताप पर गैस का आयतन तथा दाब दोनों आधे हो जाएंगे, मतलब किस टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम है और जो प्रेशर है वो हाफ हो जाएंगे। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है T1 बराबर T केल्विन, T1 बराबर T केल्विन है, और इस समय प्रेशर कितना है, P1 बराबर P मान लिया और V1 बराबर V डैश मान दिया। क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं था तो सब हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। आप X और Y भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर P और V मानेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो मान लिया T1 टेम्परेचर पर जो प्रेशर P1 है वो P डैश है, और V1 जो वॉल्यूम है वो V डैश है। अब कह रहे हैं किस ताप पर गैस का आयतन तथा दाब दोनों आधे हो जाएंगे। तो अब P2 क्या हो रहा है, P2 जो है वो P डैश का हाफ हो जाएगा, तो P2 बराबर P डैश अपॉन 2 हो जाएगा, और V2 बराबर V डैश अपॉन 2 हो जाएगा। तब टेम्परेचर कितना होगा, तब टेम्परेचर होगा T केल्विन, T1 केल्विन, या आप यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी टेम्परेचर मान सकते हैं। तो T1 जो है हमें T केल्विन दिया हुआ था, इसलिए T2 को हमने T1 केल्विन मान लिया। अब ये बताइए कि आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड कौन सा लॉ पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ करा तो उसमें हम वैल्यू रखने जा रहे हैं। देखिए तो टेम्परेचर T1 कितना दिया था, T केल्विन, तो यहाँ पे T रख दिया, और T केल्विन ताप पर जो प्रेशर P1 था वो कितना माना था हमने, P डैश माना था। आयतन V1 कितना माना था, V डैश माना था। और जब ताप हमारा T2 है जो हमें फाइंड करना है, यही टेम्परेचर तो हमें फाइंड करना है, तो टेम्परेचर T2 के लिए
P2 कितना माना था, P'/2, जो आपका दूसरा वाला दाब था वो आधा हो जा रहा था ना, तो आधे हो जाने का मतलब है P'/2, आयतन भी आधी हो रही है कह रहे हैं, तो V'/2 इंटू टेम्परेचर कितना रखना है, यहाँ पर हमने T2 जो टेम्परेचर है दूसरा वाला उसको कितना माना है, T1 केल्विन, तो यहाँ पर T1 रख दिया। अब देखिए P' से P' कैंसिल, V' से V' कैंसिल, तो T1 बराबर क्या आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो T1 बराबर आ जाएगा, T यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जा कर के मल्टीप्लाई में, तो T1 आ गया T/4, यानी कि यहाँ पर जो ताप दिया हुआ था उसका 1/4 केल्विन हो जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, अतः T/4 केल्विन ताप पर दाब तथा आयतन दोनों आधे हो जाएंगे। हमसे यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर T ताप है, अगर T किसी गैस का ताप है तो किस ताप पर उसी गैस का आयतन और दाब दोनों आधे हो जाएंगे। तो हमने P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 फॉर्मूले को रख करके निकाला कि T/4 केल्विन ताप पर दाब तथा आयतन दोनों क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे, अभी आगे आपको और जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे तो उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, लेकिन इससे पहले अपने जो गैस के नियम हैं वो सारे के सारे रिवाइज कर लीजिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।